भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा। ये आपको पता कैसे चला कि पेपर लीक हुआ? पहले हमें कुछ जानकारियां थी कि कुछ लोगों ने पैसा दिया है। उसमें एक स्क्रीनशॉट हमारे हाथ लगा जो परीक्षा से पहले का था। उसमें 65 उत्तरों की श्रृंखला लिखी हुई थी। आयोग पेपर छापने वाले कंपनी के मालिक ने कहा कि मैंने पेपर बेचा है, उसके कर्मचारी ने कहा कि मैंने पेपर बेचा है, फिर आयोग मामला आता है, आयोग जो सरकारी कर्मचारी उसने भी एक्सेप्ट किया कि हमने पेपर बेचा है। उसके बाद आयोग का एक और कर्मचारी है 4th क्लास जो पीआरडी के जवान थे वहाँ संजय राणा जी, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी पेपर बेचा है। हम इस वक्त देहरादून के गांधी पार्क में हैं। ये सिटी का सेंटर कहा जाता है और हमारे साथ 4 नौजवान हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति का इस वक्त का जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो इन्हीं के जरिए आया है। UKSSC जो पेपर लीक हुआ पिछले दिनों, फिर उसके बाद जिस तरीके से STF ने जांच शुरू की, गिरफ्तारियां शुरू हुई, फिर एक के बाद एक परतें खुलती गई और अब जो है अब तक उसमें 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें आयोग के कर्मचारियों से लेके बड़े बड़े नेता और अलग अलग तरह के लोग भी, अधिकारी भी शामिल हैं। हमारे साथ बॉबी पवार हैं जो इस पूरे जो पेपर लीक का प्रकरण है उसके विसल ब्लोअर भी हैं। तो हम सबसे पहले इनसे यही जानना चाहेंगे कि ये आपको पता कैसे चला कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, लीक होने की जो पुष्टि है, पहले हमें कुछ जानकारियां थी कि कुछ लोगों ने पैसा दिया है और हमें ये कंफर्म करना था कि जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका नाम रिजल्ट में आता है या नहीं आता है। जब रिजल्ट निकला तो उसमें ऐसे नाम देखे गए, उसमें कई फिर ऐसे नाम भी देखे गए, पति पत्नी का सिलेक्शन टॉप में आने के बाद भाई बहन के बराबर नंबर आना और एक ही जगह से तमाम जो टॉपर्स हैं वो एक ही एरिया से होना, ये तमाम जो बातें थी इन्होंने हमारा संदेह और गहरा कर दिया। उसके बाद जब हमने इसमें छानबीन की तो हमें एक स्क्रीनशॉट हमारे हाथ लगा जो परीक्षा से पहले का था। उसमें टाइमिंग और जो डेट है उसमें 65 उत्तरों की श्रृंखला लिखी हुई थी और वो जो प्रथम पाली में जो पेपर आया हुआ था उस पाली का जो पूरा लिखा हुआ था उसमें उत्तर, वो स्क्रीनशॉट हमें प्राप्त हुए। उसके बाद हमने वो स्क्रीनशॉट जब आयोग को दिए तो आयोग ने पहले आनाकानी की, उसमें कहा कि ये फर्जी आप लोगों ने बनाया, इस तरीके की वो चीज़ें। हमने कहा जो भी होगा आप एक बार फॉरेंसिक जांच कर लीजिए। फॉरेंसिक जांच के लिए जब भेजा गया, हमने खुद STF को भी दिया वो चीज़ें। जब STF की जांच में वो निकल कर आया तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पाया गया कि वो एक टॉयलेट पेपर पर लिखे गए कुछ उत्तर थे जो परीक्षा से पहले लिखे गए थे और ये इसलिए लिखे गए थे कि जिस बच्चे ने 15 लाख दिए होंगे या 18 लाख जिसने पेपर खरीदा होगा, उसने अपने 15-18 लाख वसूलने के लिए अपने पीछे कई और लोगों को पेपर देना चाहा और उन्होंने वो उत्तर लिख के वो कहीं फॉरवर्ड करना चाह रहे थे। अब जिन्हें फॉरवर्ड किया गया उनका सिलेक्शन उन 65 से नहीं हो पाया क्योंकि मेरिट ज़्यादा चली गई। यानी कि जो पेपर पहले लीक हुआ और एक व्यक्ति ने पेपर खरीदा और फिर उसको जो है वो अपना पैसा जो लगाया था उसने 15 लाख वो उसने वसूलने के लिए और लोगों को पेपर बेच दिया। देखिए, पेपर खरीद फरोख्त की बात तो ये है, पहले अब एक जो कंपनी मालिक है RMS के, उन्होंने कबूला है मालिक ने कि मैंने क्या कंपनी? RMS जो कंपनी है टेक्नो सॉल्यूशन जो पेपर छापती है, ये जो आयोग का पेपर होता जी, है ये लखनऊ की कंपनी है, वहाँ का छपाई करती है। अच्छा। तो ये देख लीजिए, वो खुद कंपनी के मालिक ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने 2 करोड़ में पेपर बेचा है। कंपनी के मालिक ने 2 करोड़ में कंपनी के मालिक ने बेचा है। पर वहाँ पर काम करने वाले अभिषेक वर्मा ने भी ये खुलासा किया कि मैंने भी 36 लाख में पेपर बेचा है। कंपनी के मालिक ने भी पेपर बेचा है और काम करने वाले व्यक्ति ने भी पेपर बेचा है। उसके बाद जब आयोग में पेपर आता है, वहाँ से एक जो जगदीश कोई ऐसा या जयजीत है, उसने भी कहा कि मैंने भी 36 लाख में पेपर बेचा है। ये जगजीत वो गिरफ्तार हो चुका, आयोग में ही एक टेक्निकल डिपार्टमेंट का। अच्छा, आयोग का कर्मचारी। हाँ, उसके बाद आयोग पेपर छापने वाले कंपनी के मालिक ने कहा कि मैंने पेपर बेचा है, उसके कर्मचारी ने कहा कि मैंने पेपर बेचा है, फिर आयोग मामला आता है, आयोग जो सरकारी कर्मचारी उसने भी एक्सेप्ट किया कि हमने पेपर बेचा है। उसके बाद आयोग का एक और कर्मचारी है 4th क्लास जो पीआरडी के जवान थे वहाँ संजय राणा जी, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी पेपर बेचा है, मैंने अपने घर में फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है और उस फोटोकॉपी के माध्यम से मैंने पेपर बेचा है। तो ये इतने लोगों के पास इतनी लंबी चेन है और उसके बाद इस चेन ने
अब कल पुष्टि हुई है कि गाजियाबाद में भी पेपर पढ़ाया गया, इससे पहले पुष्टि हुई थी धामपुर में भी पेपर पढ़ाया गया है, और उससे पहले पुष्टि हुई कि देहरादून में जो अनुज शर्मा जो गिरफ्तारी हुई थी उसके घर में 22 से 24 लड़के जो पेपर पढ़ रहे थे, और ऐसे कई और रिजॉर्ट वगैरह जो बुक किए गए थे, तो ये गणेश कुमाऊं शर्मा से कौन है? गढ़वाल तक। तनुज शर्मा, तनुज शर्मा कौन है? ये एक टीचर थे, ये पीटीआई थे एक राजकीय इंटर कॉलेज में, और ये जो बड़े सरगना है हाकम सिंह उनके लिए काम करते थे। अच्छा, हाकम सिंह, हाँ। ये कौन है? इनका परिचय ये इनका परिचय, ये अभी जिला पंचायत सदस्य थे और भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और अभी जेल में हैं। अच्छा। और इनका नाम पहले भी कई भर्तियों में आ चुका था, परंतु राजनीतिक क्षय होने के कारण ये हर बार छूट जाते थे। यानी हाँ, कि जी। कंपनी के मालिक ने पेपर लीक कराया, कर्मचारी ने पेपर लीक कराया, आयोग के कर्मचारी ने पेपर लीक कराया, पीटीआई ने पेपर लीक कराया, और इतना ही और नहीं। बीजेपी नेता मतलब जो बिल्कुल। अब और जेल में है, इत- उनको पार्टी से निकाल भी इतना- दिया गया इतना था। ही नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि जब पेपर बाहर बिका तो टेलीग्राम ग्रुपों में पेपर आया, व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर गया, और उसके बाद यहाँ तक कि जब कोई मेहनती बच्चा है जिसको ये लग रहा था कि मैं 55-60 का स्कोर करके आऊँगा, उसे भी जब ये भनक लगी या खबर लगी कि ऐसे पेपर मार्केट में घूम रहा है, तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि मैं 10-15 नंबर आगे बढ़ाकर मैं 10 क्वेश्चन ही खरीद लेता हूँ। ऐसे भी प्रश्न बिके हैं लास्ट में, उन्होंने कहा 50,000 लाइए, आप 10 क्वेश्चन ले जाइए। इस प्रकार से ही पेपर की क्वेश्चन खरीद के रेट लग रहे थे, क्वेश्चन के रेट लगे हैं लास्ट में। 15 लाख में हमारे पास- 15 लाख में 65 क्वेश्चन, हमारे 50,000 में 10 क्वेश्चन। हमारे पास वो भी एविडेंस है जिनको पेपर फ्री में भी मिला है। एक बंदे को पेपर ऐसा मिला है कि जिसको पेपर भेजना था, उसका दूसरे शिफ्ट का पेपर था, उसको दूसरे शिफ्ट का पेपर फ्री में आ गया, पर उसने उस पेपर को जिस उसके दोस्त का जो शिफ्ट का पेपर था उसे फॉरवर्ड कर दिया, वो जाते जाते उसको पढ़ के ले गया, सिलेक्शन हो गया। अब उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो व्हाट्सअप टेम्पो में चलते चलते व्हाट्सअप खुला हुआ था, पढ़ लिया और वो अंदर वो पेपर में हूबहू आ गया और वो पास भी हो गया। तो अब समस्या ये है कि अब छटनी कैसे करोगे, ये रायता जो फैला है इसे इकट्ठा कैसे करोगे जी। तो जब इतना लंबा सर्कल पूरा चल रहा था, क्वेश्चन बेचे जा रहे थे, पेपर तो बेचा ही जा रहा था, तो ये भनक रिजल्ट आने के पहले क्यों नहीं लगा कि पेपर लीक हुआ है? देखिए, बेरोजगार संघ बहुत पहले से इस पे कहता है, आयोग को उन्होंने आप पत्र सारे लोग लिखा। बेरोजगार संघ जी। से जुड़े हुए हैं। तो आयोग को लिखा गया, पर आयोग ने विधि नोटिस भेजा हमारे जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी को कि आप झूठ कह रहे हैं या आपका हमेशा ये काम है ये सूचना। आयोग जो वहाँ पे सिस्टम है, जो मेन जो पेपर करा रहा है, वो एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर जब दबाव बनाया गया युवाओं की तरफ से कि हाँ इस तरह से हुआ है, और आयोग के लगाइए जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, वो अध्यक्ष जब रिटायर होते हैं, वो जाते जाते जब उनका इस्तीफा कराया जाता है तो वो ये कह के जाते हैं कि हाँ बहुत बड़े हम पे प्रेशर था। तो लगाइए जो आयोग का अध्यक्ष है यूकेएसएससी का, वो ये कह के जा रहा है कि हम पे प्रेशर था, तो इसका मतलब किस लेवल पे ये धांधली थी। तो अभी जो गिरफ्तार हुए हैं बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, जो इसमें जो इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा था, जहाँ से इन लोगों को संरक्षण मिल रहा था, तो वो लोग अभी सामने नहीं आए हैं। कौन दे रहा है संरक्षण? देखिए, इसमें बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, बहुत सारे जो नौकरशाह हैं वो इनमें शामिल हैं। तो हमारी ये मांग है, क्योंकि अब ये गिरोह है ये इंटरस्टेट हो चुका है। देखिए, यूपी से भी पकड़े जा रहे हैं, अभी उत्तराखंड से तो पकड़े जा रहे हैं, तो एसटीएफ का जो दायरा है वो सीमित है, और इसलिए हमारी ये मांग है कि सीबीआई जांच इसमें कराई जाए, और जितने भी अभी पकड़े गए हैं, जो अभी 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी ईडी से उनकी जांच कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका तो ये लगातार कहना है कि किसी छात्र का अहित नहीं होने देंगे, हम जो है फेयर एग्जाम कराएंगे, फेयर भर्ती कराएंगे। तो फिर जांच भी एसटीएफ कर रही, लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोग क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे एसटीएफ की एक लिमिट है, क्योंकि वो अधिकारियों और नेताओं पे आगे आ जाता हूँ। दरअसल बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे गांधी पार्क में टीन शेड में बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट को यहाँ पर आज भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फिर हम बारिश में अब शूट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ के कवर कर। देखिए, एसटीएफ ने बहुत अच्छी जांच की है अभी तक अपने लिमिट के हिसाब से, पर ये मामला और ऊपर बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक मैं कहता हूँ कि विधानसभा में बैठे हुए कई लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं, तो वहाँ तक एसटीएफ अपने हाथ नहीं डाल पा रही है। तो इसके लिए हमें सीबीआई जांच करनी पड़ेगी, ताकि जो बड़े सफेद पोश हैं, यहाँ तक कि जो हमने चुन के भेजे उनमें से भी कुछ हो सकते हैं विधानसभा के अंदर बैठे हुए लोग, तो उनके गले तक हाथ कौन डालेगा। तो इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि एसटीएफ तो डायरेक्ट विधानसभा के अंदर के लोगों की जांच नहीं कर सकता, जो हमारे विधायक चुने हुए हैं।
तो ऐसे सफेदपोश लोगों के लिए या और जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े निदेशक हैं बड़े बड़े संस्थाओं के, भर्ती संस्थाओं की, तो इन तक अगर अच्छे से ईडी और सीबीआई साथ में जांच करे तो और अच्छे तरीके से ये जांच होगी और न्याय मिल पाएगा युवाओं को। अच्छा, ये केवल ये जो SSSC का एग्ज़ाम क्या कहते हैं दिसंबर में हुआ ग्रेजुएट लेवल का, केवल ये इसी का मसला है, इसी में धांधली? इसके पहले की भी जो भर्तियां हैं वो उसमें भी काफ़ी सारे नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये कब से पूरा सर्कल चला रहा है? कौन है ये लोग जो लगातार, मतलब अब जैसे कि आपने बताया अभी कि कंपनी के लोग थे, कंपनी वाले कर रहे हैं, आयोग वाले कर रहे हैं, कब से ये सब चल रहा था? देखिए, UKSSC का जब गठन हुआ था तो उस समय गठन इसी वजह से हुआ था कि पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो, परंतु गठन होने के बाद से UKSSC में धांधलियाँ और घपलेबाजी शुरू हो चुकी थी और लगातार तब भी लोगों ने UKSSC के संज्ञान में लाने की कोशिश करी थी। और फॉरेस्ट गार्ड भी जो इतना बड़ा मैटर हुआ था 2 साल पहले आज से, उस समय भी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत जो जेल में, अच्छा, क्या हुआ था उसमें? उसमें भी ऐसे ही एग्ज़ाम बेचे गए, अपने अपने क्षेत्रों में बेचे गए, अपने अपने जहाँ जिसकी जहाँ पैठ थी, जो एग्ज़ाम तक पहुँच पा रहा था उसने अपने अपने गांव में बेचे। तो ऐसी जिला पंचायत हाकम सिंह रावत की उस समय हमने भी तमाम, और उस समय युवाओं ने कंप्लेन कर दी थी कि हाकम सिंह रावत तब भी वहाँ बेच रहा है, परंतु उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। और हाकम सिंह रावत को फिर इतनी शय मिल गई कि उसको लगा कि जब मेरे ऊपर एक्शन हो ही नहीं सकता, तो उसने वीडियो में तो सारी सीमा ही लांघ दी। वो पेपरों का ऐसा रेट लगा दिया कि ऐसा लग रहा था कोई कि ये भर्ती नहीं है, ये एक मंडी हो गई है जिसमें 15 लाख रुपए में वीडियो का बेचा जा रहा है, कोई किसी में बेचा जा रहा है, कोई किसी और रेट में बेचा जा रहा है। तो इस मंडी का जो आप कहें कि सरगना बन गया था हाकम सिंह रावत, जिसको ठेका दिया था कुछ सफेदपोश लोगों ने, जिनकी शय में वो काम कर रहा था। कौन है ये हाकम सिंह? 2 नाम बहुत चर्चा में आते हैं जब UKSSC की होती है, एक हाकम सिंह का, एक अभिषेक वर्मा का, कि इन लोगों ने खूब पैसा कमाया इससे, खूब अपने मतलब खर्च वर्च किए, घर वर बनवाया, विदेश घूमने गए टाइप। क्या, कहाँ से, मतलब किस तरीके से, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हाकम सिंह रावत का बैकग्राउंड ये था कि वो एक शायद कुक हुआ करते थे हरिद्वार में किसी नेता के आगे, किसी के घर में। तो वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने पैठ बनानी शुरू करी सत्ता के गलियारों में। फिर उन्होंने ऐसी कर करके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जीता। और जब जो उनका शौक हुआ करता था नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाने का, उनके गलियारों में घूमने का, वहाँ अपनी पैठ बनाने का, संपर्क सूत्र बनाने का, तो जब सचिवालय विधानसभा यहाँ भी संपर्क सूत्र बन गए, UKSSC आयोग में संपर्क सूत्र बन गए, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम लीक करने का या एग्ज़ाम बेचने का ठेका बना दिया। क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम भर्ती निकलती थी तो सबसे पहले जो उस क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति होता था या जिसने हाकम सिंह को पैसे दिए रहते थे, तो सबसे पहले हाकम सिंह की जब एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित होता था तो सबसे पहले वो हाकम सिंह के द्वार पर उसका धन्यवाद करने जाता था। वीडियो भर्ती का जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था उस दिन हाकम सिंह के घर के बाहर धन्यवाद देने वालों की भीड़ लग गई थी। तो लगाइए किस स्तर पे हाकम सिंह रावत धांधलेबाजी कर रहा था। और हम तभी भी कह रहे हैं कि हाकम सिंह रावत बड़ी मछली नहीं है, बड़ी मछली उसको शय देने वाले थे। और उन शय देने वालों में मैं UKSSC आयोग के संतोष बडूनी जी का भी नाम लेना चाहूँगा कि उनकी संलिप्तता भी सामने आ रही है। आयोग के सचिव जी, तो संतोष बडूनी जी उस टाइम संदेह के घेरे में थे, अभी भी संदेह के घेरे में, कि उनको सस्पेंड तो कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी ने, पर सस्पेंड इतने बड़े घोटाले में, इतने बड़ा जो स्कैम हो गया है उत्तराखंड में, तो क्या सिर्फ सस्पेंड से ही काम चलेगा? क्यों उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही है? क्यों उनकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, आपके उनके मैसेजेस और पूरा जो, अगर आपने 34 गिरफ्तारियाँ कर दी एक के बाद, तो उनके पास उनकी पूछताछ के लिए STF क्यों नहीं जा रही है और उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसी वजह से हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और CBI जांच की मांग हम सिर्फ CBI जांच की बात नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में CBI जांच हो, ताकि एक उत्तराखंड की जो ये त्रस्त हो गया सिस्टम है, इस भ्रष्ट मतलब ये जो भ्रष्टाचार का जो समुद्र बन गया है, उस भ्रष्टाचार के समुद्र की सफाई हो। हम चाहते हैं पारदर्शिता से एग्जाम हो। और उत्तराखंड का क्योंकि देखिए ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ विषम परिस्थितियों से युवा तैयारी करता है। वो बड़े दुर्गम गाँवों से आके देहरादून में, हल्द्वानी में बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की फ़ीस देते हुए, कमरों की फ़ीस देते हुए एक तैयारी करता है। फिर वो जब उसको पता चलता है, वो उनकी एग्ज़ाम नहीं निकला कि सिर्फ इस वजह कारण कि कोई आयोग ने
किसी अंगूठा छाप ने कुछ पैसे पकड़ा दिए गए हैं किसी पीछे से ही अपने पैसा और पावर का इस्तेमाल करके, तो आप उस युवा की मनोस्थिति को ध्यान में रखिए, उसकी क्या मनोस्थिति पर फर्क पड़ता हो, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हमें रोज हजारों युवाओं के फ़ोन आते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। हमने ऐसे युवाओं का भी फ़ोन आया जो योग्य थे, बड़े पढ़ाई लिखाई करते थे, वो ये सोचने लग गए थे कि हम शायद हम ही अयोग्य हैं कि हम भर्तियां नहीं निकाल पा रहे हैं। पर आप लोगों ने जब ये खुलासा किया तब हमें लगा कि हाँ, कि ये लूप होल था इसमें, कि ये सारा स्कैम चल रहा था और ये पूरा एक तंत्र बन चुका था ऊपर से नीचे, जो पूरा भ्रष्ट हो चुका था। अच्छा, ये पेपर लीक हुआ मतलब जैसे आपने बताया कि आरएमएस कंपनी के जो मालिक थे उनकी तरफ से लीक हुआ या कर्मचारी की तरफ से लीक हुआ, तो उनके पास तो मतलब अथॉरिटी थी पेपर छापने की, वहाँ से लीक हुआ। बाकी लोगों के पास कहाँ से आया पेपर? नहीं, देखिए, जब वहीं से बाहर पेपर आ गया और वहाँ तो टेंडर रहते हैं, ये तो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, वहाँ टेंडर छूटते हैं। आपका 2 करोड़ का टेंडर है, आपका 5 करोड़ का है, आपको इतने देने हैं, आप बाहर जाके इतना कितना मुनाफा ले पाते हैं वो बात अलग है। अभी तक अगर 37 गिरफ्तारियाँ हुई है, 35 तो वीडियो वीडियो वाले मामले हो गई है, 2 गिरफ्तारियाँ वन दरोगा वाले मामले में हो चुकी है। एसटीएफ द्वारा 37 गिरफ्तारियाँ अभी तक कल जी चाकू है, कल शाम को एक और गिरफ्तारी हुई है। तो देख सकते हैं कि चैन बहुत लंबी है, परंतु ये लंबी चैन का होना इसलिए भी सही है कि क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से राजनीतिक शय है वो जरूर मिल रही होगी। अगर राजनीतिक शय ना होता तो जैसे इतने लंबे स्तर जी। पे पेपर लीक हो रहा है, कोई 5 करोड़ में 15 लाख में बेच रहा है, कोई 50 हज़ार में बेच रहा है, तो क्या सरकार को ये जो विजिलेंस है उन तक ये बातें नहीं पहुंच रही कि एक भर्ती होनी है, एक परीक्षा होनी है, उसका पेपर सर्कुलेट हो रहा है लोगों के बीच में, इस तरीके से बेचा जा रहा है? क्या विजिलेंस के पास या जो खुफिया एजेंसीज होती हैं सरकार की, उन तक ये जानकारी नहीं थी? या सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी? विजिलेंस का तो क्या कहना, विजिलेंस के पास 2016 में एक केस दिया गया था वीडियो घोटाले का, वो केस आज तक नहीं सुलझा। उस केस में आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। विजिलेंस का तो क्या कहना, और सरकारों को तो क्या, जो सरकारें खुद ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त करें, ऐसे लोगों को संरक्षण दें जो लोग ऐसे में लिप्त हैं, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं से उनके लिंक हैं। अगर ऐसे लोगों को पार्टी सपोर्ट कर रही है तो देखिए, तो ये आप ज़रूर मान के चलिए कि सरकारें आसानी से एक्शन लेने वाली नहीं है। वो तो ठीक है कि यहाँ पर इस बार युवाओं ने दबाव बनाया, प्रदेश की जनता ने दबाव बना दिया, तो कार्रवाई करनी पड़ी। कैसे हुआ? आपके पास कैसे आया स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप बता रहे थे? फिर उसके बाद आप देखिए, किसके पास गए, आपने किससे शिकायत की, फिर जांच वगैरह शुरू? जब इसका रिजल्ट निकला था तो हमने इसका विरोध किया कि ये गलत प्रक्रिया है, आप इस पर गलत तरीके से प्रक्रिया हुई है, इसमें गलत लोग चयनित हुए, आप इसकी जांच करिए। तो आयोग ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ। उन्होंने संवाद जारी किया कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पेपर करवाया गया और बहुत जल्द हम इसका डीबी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और होता क्या है कि इस यूकेएसएससी का इतिहास अगर उठाकर देखोगे, कोई भी रिजल्ट निकलता है तो डीबी करवाने में कम से कम 4-5 महीना लग जाता है, परंतु ये 18 लाख और 15 लाख वालों का इतना प्रेशर था कि इन्होंने डीबी 10 से 15 दिन के अंदर करवा दी। और जब डीबी में ये तेज़ी इन्होंने लाई तो हमारा गहरा और संदेह जो है और गहरा होता गया कि हाँ, कहीं ना कहीं डाउट है। हम भी साक्ष्यों के जुटाने में लग गए, और जब हम साक्ष्यों को जुटाने में लगे, हमने उस दौरान मुख्यमंत्री आवास कूच किया, हमने मुख्यमंत्री जी से बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी। हमने जनता दरबार में बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने फिर भी नहीं सुनी। फिर हमने साक्ष्यों को जब जुटाया तो हमें किसी ने स्क्रीनशॉट दिए, जिन्होंने दिए उन्होंने इस उम्मीद के साथ दिए कि आप मेरा नाम गोपनीय रखोगे और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो। हमने कहा ठीक है, देखिए हमारा मकसद उद्देश्य ये है कि हम इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर सकें और सही गलत तो फॉरेंसिक जांच बता देगी। हमने फिर उस स्क्रीनशॉट लेकर आयोग के अध्यक्ष को दिए। आयोग के अध्यक्ष जी ने जब इस पर 4-5 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद हमें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रेस करनी पड़ी और प्रेस के माध्यम से वो सारी चीज़ें उत्तराखंड की जनता के सामने रखनी पड़ी। और उस चीज़ों को जब हमने रखा तो लोगों के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा तो आयोग ने कहा कि हम इसको साइबर में फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद एसटीएफ ने हमें बुलाया और एसटीएफ ने कहा कि क्या मामला है, तो एसटीएफ को हमने दी चीज़ें। तो उन्होंने जब जांच की तो जांच में निकल कर आया कि वो टॉयलेट पेपर में जो लिखे उत्तर थे वो वायरल हुए थे जी। तो उसके बाद पूरा मामला खुला और उसके बाद अब परत दर परत जब खुलती जा रही है, उसके बाद हमारी और भी शिकायतें थी।
हमने जिन परीक्षाओं में पहले आवाज़ें उठाई थी, वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या कोर्ट का जो जुडिशियली जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, या उससे सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था, और इससे पहले वन दरोगा जो हुआ था, इन सभी भर्तियों में हमने आवाज़ें इसलिए उठाई थी कि हमें लग गया था कि गड़बड़ियाँ हो रही है, परंतु यहाँ का सरकार, यहाँ के आयोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को साफ दिखाना चाहते थे। और अब आज अगर जिन जिन पे आवाज़ उठाई, हम जाकर हम हर एक उसका एविडेंस ले जाकर एसटीएफ को दे रहे हैं कि आप इसके लिए जांच करिए, इस पे भी जांच करिए, इस पे भी करिए। हमारे पास सब रखा हुआ है, हमारे पास बड़ी बड़ी फाइलें रखी हुई है, और अभी सिलसिला जारी है। अभी हम तैयार कर ही रहे हैं और भी जाकर देंगे, और यूकेएसएससी नहीं, यूकेपीएससी की भी फाइलें हमारी रखी हुई है, वो ले जाकर देते रहेंगे। क्योंकि लड़के हमें बता रहे थे, अभी उनको कुछ लड़के मिले थे, वो बता रहे थे कि बॉबी पवार का यही काम ही है एग्ज़ाम रद्द करवाना। एक एग्ज़ाम रद्द करवा दो, दूसरा एग्ज़ाम रद्द करवा दो, तीसरा एग्ज़ाम रद्द करवा दो। देखिए, ऐसा होता है कि रद्द का मतलब क्या है? जिस एग्जाम में कहते हैं कि गड़बड़ी रद्द हुई करवा होगी, दो इसलिए क्योंकि उनको कोचिंग वाले पैसा देते हैं कि आप एग्जाम रद्द करवा दोगे, फिर से अगर भर्ती अगर आएगी, आप इस फिर से लड़के अगर- पढ़ेंगे, तैयारी अगर होगी। आप इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो आप सामने आइए। मैं नहीं, लड़कों की मैं बात उन्हीं कर रहा लड़कों हूं। की हाँ, बात कर रहा हूँ। हम तो आए दिल्ली से, हम हमको वही कह रहे हैं, लड़कों ने वो ये लड़के बात वो की। लड़के सामने आए, हमारे सामने वो साक्ष्य रखें, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन क्या से क्या कर रहा है, या कौन वो है। कहते हमारी कि ये इतनी मुहिम तो फंडिंग आई कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली इनने। हमारी ये मुहिम तो 5-6 सालों से चल रही है, और 5-6 सालों से लड़ रहे हैं। हम कई बार जेल गए हैं, हमने कई मुकदमे झेले हैं। ये संघर्ष ऐसी थोड़ी, ये परतें ऐसी थोड़ी खुल रही है, कहीं ना कहीं 5-6 सालों की मेहनत है। तो ये जो मेहनत है, और ये बता दीजिए, उन लड़कों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने फॉरेस्ट गार्ड में आवाज़ उठाई, फॉरेस्ट गार्ड ने घपला हुआ। हमने जेई में उठाई, उसमें घपला हुआ था। हमने वन दरोगा में आवाज़ उठाई थी, उसमें घपला हुआ। हमने सहायक लेखाकार में आवाज़ उठाई, उसमें घपला हुआ था। हमने जो कोर्ट का ग्रुप सी का हुआ था, हाई कोर्ट का, उसमें आवाज़ उठाई, उसमें घपला हुआ था। कोई बची है भर्ती? नहीं, वही है ना। तो वो कह रहे हैं कि भर्ती वो करो। भाई, जब हर भर्ती में गड़बड़ी होगी, जिस भर्ती में गड़बड़ी होगी, लगातार सारे भर्तियों में गड़बड़ी होगी, तो हम सारे भर्तियों में आवाज़ उठाएंगे। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, और हम देवभूमि को तभी इस भ्रष्टाचार के चुंगल से बाहर निकाल सकते हैं। आज अगर वो लोग निजी स्वार्थ के चलते हुए अगर इस पूरे उत्तराखंड को वो करना चाहते हैं कि हमें निजी स्वार्थ में हमें अपना हक मिल जाए, बाकी उत्तराखंड इस भ्रष्टाचार में जलता रहे, तो ये गलत बात है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, जो बहुत दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है। एक तो 4-4 साल, 5-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, किसी तरीके से बहुत मेहनत करके वो मतलब दिन रात अपना सब कुछ लगा के तैयारी करते हैं, फिर किसी तरीके से वो पास करते हैं परीक्षा, फिर वो रद्द हो जाती है। तो एक तो या तो उनका एज नहीं होता, या फिर वो उस तरीके से फिर दोबारा उस मनोस्थिति के साथ नहीं जा पाते हैं, निराश रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि परीक्षा रद्द ना हो, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको मिले, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, हम वही बात कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग काफ़ी इंटर एरिया से आते हैं, हम भी आते हैं, हमने भी वो चीज़ें देखी है। हम भी बचपन में जब स्कूल जाते थे, 5-5, 6-6 किलो का बस्ता ढोकर चढ़ाई में 5-6 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते थे। वो चीज़ें हमने देखी। हम ग्रामीण क्षेत्र आकर इंटर करके वहीं से आए हैं, और तब जाके यहाँ देहरादून में बीए ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह ये डिग्रियाँ लिए। हमने भी वो सारी चीज़ें झेली है। और देखिए, हमने ये कहानी पहले से आपको बता दी कि कहाँ से पेपर आउट हुआ, और क्या एज सेग्रीगेशन होना कैसे संभव है, ये पता कैसे चलेगा, कितने लोगों के पास पहुँचा है। और ये भी पुष्टि हो चुकी है, ये एसटीएफ ने खुद कहा है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा ऑन आकर कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पेपर मिला है, परंतु वो पास नहीं हो पाए हैं। अगर वो पास नहीं हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं वो आधे नंबर से, 1 नंबर से रुके हुए हैं। अगर ऊपर से छटनी कर भी जाते हैं और इनको आगे लिया जाता है और पीछे वालों को फिर लिया जाता है, फिर से वही कूड़ा अगर भरना है, तो आप कैसे करोगे? समस्याएं हैं, और इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती मेहनती बच्चों की नहीं है, गलती उनकी नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, गलती तो इस सिस्टम की है। और हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है जिनका सिलेक्शन मेहनत से हुआ, उनके खिलाफ तो हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमें ना उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है या व्यक्तिगत हमें दुश्मनी निकालनी है, पर हमारी लड़ाई तो ये है। और आज भी हम ये कहते हैं, अगर जो नॉर्म्स हैं, आयोग के नॉर्म्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का तो सीधा कहना यह है कि इस तरह की जो परीक्षा में जो धोखाधड़ी का मामला है, इस नकल प्रकरण का मामला है, या परीक्षा लीक का मामला है, इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो उसको रद्द कर पुनर्परीक्षा करवाना है, उसका एक समाधान है। उसमें फिर कारण भी दे रखा कि क्यों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस संस्था
मतलब जैसे आयोग है, उस संस्था पर विश्वास बनाए, बच्चों का विश्वास बना रहे, सरकारों पर बच्चों का विश्वास बने रहे। क्योंकि इसमें होगा क्या, ठीक है आप छटनी कर लो, इसमें छटनी करने का एक तरीका है। नेता और सरगना जिन्होंने पैसे खा लिए हैं वो पैसा बचाना चाह रहे हैं। अब पैसा बचाने के दो कारण हैं, या तो उनके वापस दो या फिर उनको ज्वाइनिंग दो, आप तब बच सकते हैं। और अगर ज्वाइनिंग किस आधार पर देंगे, किसी विधायक का आदमी है भाई उसको क्लीन चिट दे दो, एसटीएफ को बोल दिया जाएगा क्लीन चिट दो। मुख्यमंत्री का आदमी है उसको बोल दिया जाएगा कि आप उसे क्लीन चिट दो। किसी मंत्री का आदमी है बोल दिया जाएगा क्लीन चिट दो। तो उन मेहनती बच्चों के साथ वो काले भेड़िए अंदर घुस गए तो क्या रह गया फिर? तब तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहा। तब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ क्यों रहे हो? तब इस देवभूमि को जलने दो, इस भ्रष्टाचार की उसमें। क्या हम अपना थोड़ा सा वो इस लड़ाई को नहीं दे सकते? और ये आपका क्षणिक समय के लिए ये बलिदान है, ये मैं नहीं कहता हूँ। जिन बंदों ने इतने बड़े भ्रष्टाचार में अपनी योग्यता और मेहनत से स्थान बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये परीक्षा रद्द होकर पुनः 60 दिन में 100 दिन में दोबारा करवाई जाए तो वो बच्चे इस परीक्षा के टॉपर होंगे, गारंटी के साथ। क्योंकि इतने बड़े भ्रष्टाचार में स्थान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये 60 से 100 दिन का टाइम पीरियड जो जब तक परीक्षा नहीं हुई तब तक के लिए ये क्षणिक बलिदान है उनके लिए, ये देना पड़ेगा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरीके की जो वो होती है गड़बड़ियाँ, उसमें ये नॉर्म्स है उस चीज़ के, ये नियम है और उसको मानना पड़ेगा। ना तो बॉबी पवार रद्द करवा सकता है और मुख्यमंत्री भी एक नया कानून नहीं बना सकता है कि परीक्षा को रद्द करना है या नहीं करना है, या आयोग के सचिव भी एक नया कानून नहीं बना सकते हैं। जो चल रहा है, जो संविधान में जो नियम कानून जो बने हुए हैं, जो आयोग के नॉर्म्स हैं, उस आधार पर ही ये डिसीजन लिए जाएंगे और डिसीजन होगा। जी चलिए, तो आपका ये कहना है कि परीक्षा रद्द होगी। आपकी लड़ाई उन छात्रों के खिलाफ नहीं है, आपकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है।